साथियों, डोनाल्ड ट्रंप का महाशपथ होने वाला है। महाशपथ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो पूरी दुनिया जो है अलग तरीके से बदलाव उसमें देखने को मिलेगा। इस बार का इनका कार्यकाल बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शायद ये आखिरी कार्यकाल है इनका। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, 47वें राष्ट्रपति। और 20 जनवरी से, मतलब आप समझो भारतीय समय अनुसार 10:30 से कार्यक्रम शुरू होगा। 12 बजे तक ये शपथ कल ग्रहण करना शुरू कर चुके होंगे। और बहुत सारे मतलब लंबी सेरेमनी है, परेड वगैरह होगी, सब कुछ होगा। चूंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका में अगर कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो उसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो पूरी दुनिया पर इफेक्ट डालती हैं। तो इसके बाद दुनिया में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और इनके आने से पहले क्या क्या बदलाव देखने को मिल चुके हैं ऑलरेडी, उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल से देखिएगा, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप चचा जब बन रहे हैं ना, तो कई लोग तो पहले ही हथियार डाल चुके हैं इनके शपथ ग्रहण करने से पहले। जैसा कि इन्होंने पहले ही सबको अल्टीमेटम भी दे दिया था कि हमारे आने से पहले, हमारे शपथ ग्रहण करने से पहले पहले सुधर जाओ या फिर ये एक्शन ले लो, वरना भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल क्या कुछ चेंजेस होंगे उसको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आप ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो। डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बनेंगे। नवंबर में इन्होंने चुनाव जीता था, उसका रिजल्ट आया था। 20 जनवरी से इनका कार्यकाल शुरू होगा जब शपथ ग्रहण हो जाएगा। तो इस शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने सी जिनपिंग को न्योता दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता नहीं दिया है, भारत के विदेश मंत्री को न्योता गया था। भारत के विदेश मंत्री भारत की तरफ से जाएंगे भी, लेकिन सी जिनपिंग भी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। सी जिनपिंग ने अपने उपराष्ट्रपति हांग जोंग को यहाँ पर भेजने का फैसला लिया है, तो सी जिनपिंग खुद न जाकर अपने उपराष्ट्रपति को भेजेंगे, ठीक है। और भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब यहाँ पर जाएंगे भारत का प्रतिनिधित्व करने। एस जयशंकर अपने विदेश मंत्री। हाँ, इन्होंने इच्छा ये जताई है कि हम आने वाले दिनों में चीन भी जा सकते हैं और उसके बाद भारत का भी दौरा कर सकते हैं। चाइना से ट्रेड वार इन्होंने ही शुरू करवाया था पिछले कार्यकाल में, आपको पता हो। अच्छा, जिन लोग को ना पता हो, एक लाइन, एक मिनट के लिए इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो। डोनाल्ड ट्रंप पहले बिजनेसमैन थे, अरबपति थे, फिर ये 45वें राष्ट्रपति बने। 2016 से लेकर के 2020 तक का इनका कार्यकाल इससे पहले रह चुका है। और उसके बाद जो बाइडेन आए थे 2021 से 2024 तक उनका कार्यकाल रहा, या कहें 20 जनवरी 2025 तक रहा। और अब 2025 से अब अगले 4 साल तक इनका दूसरा कार्यकाल होने वाला है। 2025 से लेकर 2029 तक इनका कार्यकाल होगा, वहां पर 4 साल का एक कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। एक बार 45वें बने थे, फिर अब 47वें बन रहे हैं। इस बार के टर्म में इन्होंने बहुत सारी क्रेजी घोषणाएं की हुई। और जब ये जीत गए, तो जीतने के बाद भी इन्होंने शपथ ग्रहण के बीच में, क्योंकि काफी लंबा गैप था नवंबर से लेकर के आप देखो 20 जनवरी तक का, नवंबर दिसंबर से लेकर के, तो 2-3 महीने का जो गैप था, इसमें बीच बीच में आकर इंटरव्यू में धमकी देते रहते कि भाई जैसे कि रसिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त हो जाना चाहिए, मैं आऊंगा तो समाप्त करवा दूंगा। या इजराइल और हमास को तुरंत समझ जाना चाहिए, युद्ध रोक देना चाहिए, मिडिल ईस्ट में जो वार चल रही वो रोक देना चाहिए। रुक भी गई, अभी आगे हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें पहले ही घटित हो गई, उसको हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीजें आगे आने वाले समय में घटित होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ये इंटरेस्ट जताए हैं कि जीतने के बाद ये जाएंगे चाइना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि चीन पर हम लोग कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, व्यापारिक प्रतिबंध लगाएंगे। क्योंकि एक बार ये पहले वाले टर्म में कर चुके हैं, चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार शुरू हो गया था। हालांकि जो बाइडेन आए तो वो समाप्त किए थे, लेकिन काफी ज्यादा ट्रेड को लेकर के टेंशन बढ़ गई थी। इन्होंने फिर से अनाउंस किया था, लेकिन चीन ने इस पर तगड़ा रिएक्शन दिया, इस पर मतलब कि कड़ी प्रतिक्रिया दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो टेंशन खाली बढ़ी। लेकिन जीते जब, तो इनके सुर थोड़ा सा बदले बदले नजर आ रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि हम सी जिनपिंग को न्योता भी देंगे, उसके बाद फिर चाइना का दौरा भी करेंगे। तो ये जीतने के बाद हो सकता है सबसे पहले चाइना ही जाएं। अब दबाव है, मजबूरी है, या चाहे जो समझो आप, क्योंकि चाइना भी हल्का फुल्का कंट्री नहीं है। इसका भी बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट है। आप आज के टाइम पर देखो ना, तो चाइना से भारत का भी सबसे बड़ा ट्रेड चलता है, ट्रेड पार्टनर है भारत का भी, यूएस का भी। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो चाइना से सबसे बड़ा व्यापार करते हैं। तो चाइना भी एक अहम हिस्सा रखता है, व्यापारिक साझेदार है अमेरिका का। तो ऐसे में अगर अमेरिका इससे रोकेगा तो बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा। और ये बिजनेसमैन है, धंधे वाले हैं, इनको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आती है कि भाई वो तो ठीक है, चुनावी कैंपेन के दौरान बोल दिए थे, अभी बोलना सही नहीं होगा, उनको इन्वाइट करो और मनाओ, ठीक है। फिलहाल अपनी तरफ से एस जयशंकर साहब जाएंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में ये पीएम मोदी से मुलाकात करें, क्योंकि क्वाड समिट होने वाली है और इस बार की क्वाड समिट भारत में होगी। भारत में होगी, हो सकता है भारत इसको अप्रैल में कराए या हो सकता है अक्टूबर में कराए, दो शेड्यूल है। तो जब अप्रैल में कराएगा तो अप्रैल में आएंगे, और अक्टूबर में कराएगा तो अक्टूबर में हो सकता है ये आए।
तो जब भी आएंगे तब पीएम मोदी से इनकी मुलाकात होगी। क्वाड आपको बता दूं कि ये चाइना के ट्रेड मोनोपोली को काउंटर करने के लिए 4 देशों का बनाया गया एक संगठन है, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। इनका जो शपथ ग्रहण होने वाला है वो हर बार की तरह खुले मैदान में नहीं होगा, इस बार ये बंद कमरे में होगा। अब इसके पीछे 2 कारण प्रमुख बताए जा रहे हैं। देखो, इनका शपथ ग्रहण जो होगा उसमें दुनिया भर के कई बड़े-बड़े लीडर्स को भी बुलाया जा रहा है, कई बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आएँगी, कई बड़े-बड़े बिज़नेसमैन आएँगे, जैसे अपने इंडिया की तरफ से एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन हैं मुकेश अंबानी जी, ये भी जाएँगे अपनी पत्नी के साथ। ये तो पहुँच भी चुके हैं वहाँ पर, अभी फ़ोटो वगैरह भी शेयर किए थे सोशल मीडिया पर। तो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ये सब गए हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही दुनिया भर के तमाम बड़ी-बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर उपस्थित होने वाली हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के भी 3 पूर्व राष्ट्रपति यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो अब इसके पीछे 2 कारण माने जा रहे हैं जो इन्होंने अपना लास्ट टाइम पर चेंज किया है। शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होगा वो दूसरी जगह होगा। हालांकि वो दूसरा जगह जो है वो विकल्प के तौर पर रखा जाता रहा है हमेशा से, लेकिन बहुत कम बार उसका यूज पड़ा हुआ है। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले 1985 में इसका यूज किया गया था, 1985 को 20 जनवरी को, जब रोनाल्ड रीगन ने शपथ ग्रहण की थी। कारण यह है कि वहां पर आर्कटिक तूफान चल रहा है अमेरिका में, और आर्कटिक तूफान की वजह से काफी ज्यादा वहां पर ठंडी बढ़ गई है। तो इसको देखते हुए खुले मैदान में शपथ ग्रहण समारोह ना हो करके ये कैपिटल रोटुंडा में आयोजित किया जा रहा है। रोटुंडा जो है ये एक समझ लो बंद गुंबद आकार का या सभागार टाइप का एक क्षेत्र है, मतलब बनाया गया है, और वहां पर होता है। रोनाल्ड रीगन ने यहाँ लास्ट बार लिया शपथ, अब ये लेंगे। तो इसके पीछे भी 2 कारण बता रहे हैं। एक तो ये मौसम, और दूसरा कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इससे पहले कई असैसिनेशन के अटेम्प्ट हो चुके हैं। कुछ तो सक्सेसफुल हुए थे, मतलब आपने देखा ना, एक कान से निकल करके गोली गई थी, है ना? मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, आपको दी थी। तो कुछ लोग ये भी कारण मान रहे हैं कि हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पज से किया जा रहा हो। खैर जो भी हो, तो इनका शपथ ग्रहण तो कल होगा ही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 2.5 लाख लोग जो हैं वो टिकट लिए थे वो खुले मैदान वाले उसका, जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था। लेकिन अब जहाँ पर होगा वहाँ पर केवल 600 लोग को बैठने की क्षमता है। तो अब देखा जाएगा कितने लोग को बैठाएंगे, कितने लोग को बाहर करेंगे। खैर, आते हैं अब टॉपिक पर जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, कि कितनी बदल जाएगी दुनिया इनके शपथ के बाद। तो आपने देखा कि ये जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनावी कैंपेन के दौरान इन्होंने प्रमुख मुद्दा उठाया था अप्रवासियों को लेकर के। जो अप्रवासी हैं, जो वहां पर इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो आकर के अमेरिका में रह रहे हैं इलीगल तौर पर, उनको ये कहे हैं कि पहली फुर्सत में हम निकालेंगे सबको। और इसको लेकर के अब देखा जा रहा है कि जैसे ही ये शपथ लेंगे, सबसे पहले ताबड़तोड़ फैसले लेंगे जो उसमें उसमें अप्रवासियों को निकालने का होगा। इन्होंने ये साफ तौर से कई बार कहा है कि आते ही हम सबसे पहले फ्लाइट करवा करवा करके भर भर के सबको लाद लाद करके भेजेंगे, जहां जहां भी लोग इलीगल इमिग्रेंट रह रहे हैं। तो अब इससे मैक्सिको वाले और एशिया के बहुत सारे देश के, पाकिस्तान, इंडिया या बहुत सारे देशों के जो इलीगल तरीके से वहां पर गए हुए हैं, उनके लिए खतरा है ये। मतलब उनको सबसे ज्यादा टेंशन का सामना करना पड़ सकता है कि उनको तुरंत निकाला जाएगा। और दूसरा ये कि इन्होंने ये भी कह दिया था कनाडा को एक बार मजाक मजाक में कि ये तो अपना 51वां स्टेट है, कनाडा को अपने में मिला लेंगे। तो क्योंकि वहां पर ये जस्टिन ट्रूडो संभाल नहीं पा रहे हैं। इतना कहना था कि जस्टिन ट्रूडो इतना प्रेशर में आ गए कि इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। जस्टिन ट्रूडो अब प्रधानमंत्री नहीं रहे, ये इस्तीफा दे चुके हैं। अमेरिका में 50 स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट का एक यूनाइटेड है ना? तो इन्होंने ये कनाडा को कह दिया था कि ये अपना 51वां स्टेट है, और इनको गवर्नर बोल दिया था कि जैसे और स्टेट के गवर्नर होते हैं ऐसे ये गवर्नर है कनाडा के, कनाडा भी अपना स्टेट है। तो ये दबाव देखने को मिला था। तो ये दबाव इतना बड़ा था कि आप देखो कि ये तुरंत इस्तीफा दे करके निकल लिए। अब इनकी ही समझ लो कि एक कठपुतली सरकार वहां पर आएगी, जो भी बनेगी। इसके अलावा हिंडनबर्ग आपने सुना था ना कि अडानी मामले में बहुत ज्यादा, मतलब कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाया था और बहुत पैसा भी कमा ले गया हालांकि, लेकिन इनका व्यापार काफी ये नीचे गिरा दिया था गौतम अडानी का। तो अब आप कहोगे इससे डोनाल्ड ट्रंप का क्या संबंध? एक्चुअली में इनके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो माना जा रहा था जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस जो है ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा अरबपति है जो दुनिया भर में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ये खुले तौर पर बोलता है कि हम दुनिया भर में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट लाएंगे और जहां जहां भी राइट विंग की सरकार है वहां वहां पर गिराने में मदद करेंगे। तो वो जो जॉर्ज सोरोस है वो जो बाइडन को खुले तौर पर सपोर्ट करता था, तो वो खुले तौर पर जो बाइडन को सपोर्ट करता है, और उसके बाद इससे भी लिंक है, और यहाँ पर ये गौतम अडानी को करके ये टारगेट करके ये लोग गिरवाए थे यहाँ पर। और ये भी इंडिया ने ये कहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कहा हुआ है कि जॉर्ज सोरोस जो है ये काफी बार ट्राई किए थे
इलेक्शन में इम्पैक्ट डालने का खूब प्रयास किए थे इस बार वाले इलेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पर भी ये लेफ्ट विंग की यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेब्लिश करना चाहते थे। ये सब देखते हुए जब देखे कि वहाँ पर अब तो जो बाइडन रहे नहीं, और जो बाइडन नहीं रहे, जॉर्ज सोरोस भी कमजोर पड़ गए, क्योंकि जॉर्ज सोरोस भी डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना खुले तौर पर कर चुके हैं कई बार, और डोनाल्ड ट्रंप भी उनको कई बार गाली वगैरह दे चुके हैं। इसलिए अब उनके भी जितने प्यादे हैं वो सभी बैकफुट पर जा रहे हैं। आलम यह है कि हिंडनबर्ग ने अपनी कंपनी ही बंद कर ली, बोरिया बिस्तर बटोर करके ये चल दिए, ये कहे कि बस अब काम हो गया, ये हमारे जीवन का एक पहलू था, अब ये पहलू कंप्लीट हो गया है। तीसरे मुद्दे पर आते हैं। इजराइल और हमास, इनका युद्ध चल रहा था, मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा इतिहास का युद्ध अभी तक चल रहा था। ये 7 अक्टूबर वाली घटना हुई थी, कल मैंने इस पर एक वीडियो दी थी। ये सीज फायर को लेकर के क्या क्या डील हुई है, एक के बदले 50 इजराइल को छोड़ने पड़ेंगे उनके कैदी। तो ये डील आप देखिएगा कल की वीडियो में, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारे शपथ लेने से पहले पहले इसको सीज फायर वाला अपना डील कर लो, वरना बड़ा खतरा हो जाएगा इसराइल के लिए भी और इनके लिए भी। नेतन्याहू को गाली तक दे दिए थे। हालांकि अमेरिका और इसराइल काफ़ी मतलब क्लोज माने जाते हैं, क्लोज फ्रेंड, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है भाई वो किसी का सुनते नहीं है, अजीब ही है। तो फिलहाल ये समझौता जस्ट एक दिन पहले ही हो गया सीज फायर पर, इसराइल मान गया। इसराइल इस हद तक दबाव में आकर माना है कि आप सोचो कि इसराइल फिलिस्तीन के 50 कैदियों को छोड़ेगा अपने एक कैदी के बदले। एक कैदी हमास छोड़ेगा तो 50 कैदी ये फिलिस्तीन के जो जेल में अपने रखा है वो छोड़ेगा। इतना ज्यादा हैवी प्रेशर में आकर के इनको सीज फायर का समझौता करना पड़ रहा है, और बस वही कि ट्रम्प की शपथ के पहले हो जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ग्रीनलैंड को भी कह दिया कि ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेगा यूएसए। डेनमार्क का कब्जा है अभी ग्रीनलैंड पर, तो डेनमार्क को इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि तुम संभाल नहीं पा रहे हो ग्रीनलैंड को, हमको दो, उसका हम यूज करेंगे, है ना, सिक्योरिटी पर्पज से भी, और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को लेकर के, वहाँ की बर्फ वगैरह पिघल रही है और वहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तुमसे संभल नहीं रहा, तुम हमको दे दो। तो इसको लेकर के भी बहुत सारी उन्होंने डील ऑफर करी। तो देखना होगा कि इसमें क्या भैया, इसमें कोई अभी डिसीजन तो नहीं आया है, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई हल्के में ना लो, अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन होता है, और अमेरिका अगर कुछ भी करता है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिलता है। आपने देखा रसिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका खुले तौर पर यूक्रेन का युद्ध सपोर्ट करने लगा था। हालांकि वो तो जो बाइडेन चाचा थे, वो उतने ज्यादा मतलब है नहीं सन की टाइप, ये तो काफी हाई लेवल के हैं। ये अगर होते, और ये अगर मान लो, हालांकि ये तो कहते हैं कि भैया हम तो बिजनेसमैन है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होगी वहां से दूर रहेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में नुकसान होना है, लेकिन हालांकि उसमें भी अमेरिका फायदा निकाल ही जाता है। ये अगर होते, ये अगर यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे होते ना, तो युद्ध वगैरह तो खत्म ही हो गया होता, ये तो पता नहीं कौन कौन सी मिसाइल लगवा देते। लेकिन ये भी कहते कि रसिया यूक्रेन युद्ध पर कहे हुए हैं कि आने वाले समय में हम इस पर समझौता करा देंगे, आगे आकर के फ्रंट पर खेलेंगे, क्योंकि ये भाई देखो निडर टाइप का बंदा है कि ये नहीं सोचना है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से बोलेंगे या करेंगे ना, ये तो बस ये गांव के लौंडे की तरह है, कभी कभी गाली वगैरह भी दे देते हैं। चलो ठीक है। पनामा वाला मैटर आते हैं। पनामा को भी इन्होंने दे दिया कि चलो भाई पनामा तुमसे भी संभल नहीं रहा, तुम ज्यादा टैक्स ले रहे हो, तुम इसको दे दो यूएसए को, और यूएसए अगर इसके कंट्रोल में आ जाएगा तो यहाँ से जो व्यापारिक मार्ग है, रूट है, इस पर कब्जा हो जाएगा अमेरिका का। अगर इस पर अमेरिका का कब्जा हो गया तो आप समझो कि इस पर भी अमेरिका खूब पैसा कमाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ से जो अब ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ से जो भी इधर पैसिफिक ओशियन में व्यापार होता है, पनामा जो कंट्री है वो इसी पनामा के इसी जो पास है उसी से किराया वसूल करके अपना गुजर बसर करता है। अगर पनामा को ये ले लिए और इससे ये टैक्स वसूलने लगे तो अमेरिका को तो फायदा होगा ही होगा, अपना वाला तो जितना शिपमेंट होता है उससे ही, बाकी सबसे किराया वसूल करके करेंगे, है ना, तो फुल कंट्रोल आ सकता है। हालांकि अब इस पर भी पनामा जो गवर्नमेंट है वो अपोज कर रही है, और सोने पर सुहागा तो तब हुआ है जब इनके साथ ये भाई साहब खड़े हैं। ये तो अलग ही क्रेजी आदमी, कि एलियन मस्क इनको कह रहे हैं प्यार से सब लोग, कि ये तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, है ना, मंगल पर कॉलोनी बसाने की सोचते हैं, और दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान आज के टाइम पर यही माने जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ताकतवर तो ये हैं, इनके अनुसार ही डोनाल्ड ट्रंप जो जो ये कह रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने डोजे नाम का एक डिपार्टमेंट भी बनवा लिया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एक नया ही डिपार्टमेंट बनवा लिया इन्होंने, और उसके ये बन गए मंत्री। और वो डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जहां जहां अमेरिका फालतू के खर्चे करता है वहां वहां को ये खर्चे को बचाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लेकर के कहा कि अगर ये और एक विवेक रामास्वामी है, ये दोनों मिल करके इसके हेड बनाए गए हैं, ये दोनों मिल करके साल भर में $2 ट्रिलियन से ज्यादा का बचाएंगे धन।
ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इतनी जगह फर्जी खर्चा करता है अमेरिका। अमेरिका आप सुनते होंगे कि बहुत सारे देशों में सरकार गिराने में हस्तक्षेप कहीं न कहीं अमेरिका का रहता ही है। तो वो सब भी चीज़ें अब देखो हो सकता है बंद हो, है ना? और क्योंकि ये तो जो काम वो सीआईए जा कर के वहाँ पर दंगे करवाने में या पैसे दे कर के धीरे-धीरे महीनों में करती है, ये भाई साहब दिन भर ट्विटर बैठेंगे और एक दिन बैठ कर के लगातार ट्वीट करते रहेंगे और वो सरकार एकदम सख्ते में आ जाती है, प्रेशर उस पे पड़ने लगता है। तो वो काम ये सोशल मीडिया से कर देते हैं फ्री में। अभी आपने देखा ना वो ब्रिटेन वाला, है ना? ब्रिटेन में क्या हुआ? कीर स्टारमर को लेकर के इन्होंने शुरू किया और ऐसा शुरू किया अपोज करना पाकिस्तानी वो जो ग्रूम गैंग वाला मामला था, उसको भी एक दिन समझाऊंगा मैं आपको। तो ऐसा शुरू किया कि उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया कि भाई अब वो भी सख्ते में आ गए हैं और इनके आने के बाद हो सकता है कभी ना कभी वो भी सरकार जल्द ही गिर सकती है। तो ये इनका इम्पैक्ट है। ट्विटर के मालिक हैं आज के टाइम पर, एक्स है वो, है ना? तो और सोशल मीडिया सबसे बड़ी पावर है, इन्होंने दिखाया ही दुनिया को। सोशल मीडिया की वजह से ही ऐसा माहौल बना दिया कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से बन गए राष्ट्रपति। ट्विटर को खरीदने की भी कहानी इंटरेस्टिंग है। ट्विटर को इन्होंने इसीलिए खरीदा इसी ताव में आकर के, क्योंकि ट्विटर ने पिछली बार के जब चुनाव हुआ था, जो बाइडेन जब जीते थे, तब डोनाल्ड ट्रंप को उसने बैन कर दिया था, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। और सस्पेंड कर दिया था तो उसी टाइम इन्होंने कहा मजाक मजाक में, खरीद लें क्या? खरीद लिए, ट्विटर खरीद लिए। उसके बाद इनका दोबारा अकाउंट भी चलवाए और ना सिर्फ चलवाए बल्कि इनको राष्ट्रपति भी बनाने में अहम भूमिका निभाई। खैर, आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें परिवर्तित होंगी आने वाले टाइम पर, क्या क्या और बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत से अच्छे रिलेशन माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, खास तौर से जब पीरियड रहता है तो, क्योंकि पीएम मोदी से अच्छी इनकी बॉन्डिंग है। तो अब देखना होगा कि भारत के लिए क्या क्या कुछ चीजें होती हैं। खैर, जो भी होगा मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अपनी पुस्तक आई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सब के लिए है ब्रह्मास्त्र। आप जा करके देख सकते हो, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर हाईएस्ट पॉजिटिव रिव्यू और रेटिंग वाला ये पुस्तक है, ये बुक है। आप इसे ऑर्डर करिए, अपने घर पर मंगवाइए। और जो लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको स्पायरल नोट्स बना करके दी जा रही है, क्योंकि इंग्लिश में ये बुक है नहीं। तो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन व्हाट्सएप पर आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा कैसे आपको ऑर्डर कराना है और आपके घर तक कुरियर कराया जाएगा इंग्लिश में भी। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।